जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 27 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, MiG-21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है? आंसर हो जाएगा 62 वर्षों की सेवा के बाद। तो भारतीय वायुसेना का जो MiG-21 लड़ाकू विमान था ये 62 सालों की सेवा के बाद अब रिटायर हो गया है। तो इसका रिटायरमेंट हुआ है 26 सितंबर 2025 को। दोस्तों इस लड़ाकू विमान को टाइमलेस वॉरियर भी कहा जाता था। इसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध और कई अन्य ऑपरेशनों में भी इसने हिस्सा लिया है। दोस्तों इसकी जगह अब भारत में तेजस जैसे आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान आ रहे हैं। यहाँ पर आप MiG-21 को देख सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी थी? 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित लॉन्चर से किया है? आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित लॉन्चर से किया है। यानी कि ये जो लॉन्चर था वो रेल पर बना था और वहाँ से इस अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो यह परीक्षण पहली बार किया गया है, यानी कि रेल आधारित लॉन्चर से परीक्षण पहली बार किया गया है। रेल आधारित लॉन्चर का मतलब है कि अब मिसाइल को रेलगाड़ी से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो यह इसमें सुविधा मिलने वाली है। अग्नि प्राइम की बात करें तो यह एक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? DRDO ने किया है। देखिए अग्नि मिसाइल श्रृंखला की बात करें तो अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता है वो 700 से 900 किलोमीटर के बीच में है। अग्नि सेकेंड की 2000 से 2500, अग्नि थर्ड की 3000 से 3500, अग्नि 4 जो है इसकी जो मारक क्षमता है वो है 4000 से 4500 और अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वो है 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक। और दोस्तों अग्नि 5 जो है ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। यानी कि एशिया से यानी भारत से अगर इसको दागा जाए तो ये यूरोप तक पहुंच सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुमाला में। तो दोस्तों तिरुमाला में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमांड सेंटर तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। यह केंद्र तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा स्थापित किया गया है। इस कमांड सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ नियंत्रण किया जा सकता है, सुरक्षा निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, तो जो तिरुमाला मंदिर है वहाँ पर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्या स्थापित किया गया है? कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे जो भीड़ नियंत्रण है और जो तीर्थयात्रियों की आवाजाही है उस पर निगरानी रखी जा सकती है। तिरुमाला मंदिर की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति के पास तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है और इसे दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। ठीक है, तो 26 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस तो आपको याद ही होगा कि वो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। तो ये 26 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था।
इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। और दोस्तों, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी क्लीन एयर हेल्दी पीपल। सितंबर माह के प्रमुख दिवस एक बार और रिवाइज करते हैं। वैसे हम कल भी रिवाइज कर चुके थे, लेकिन आज भी रिवाइज कर लेते हैं। 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया गया है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT का शुभारंभ किस शहर में किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT का शुभारंभ किया है। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का जो काम होगा वो होगा GST से जुड़े हुए विवादों का न्यायिक समाधान करना। दोस्तों, GST-AT करदाताओं और विभाग के बीच विवादों का निष्पक्ष समाधान निकालेगा, यानी कि जो टैक्स पेयर है ना और जो विभाग हैं उनके बीच जो विवाद होंगे उस पर निष्पक्ष समाधान निकालने का काम कौन करेगा? GST-AT करेगा। GST के बारे में अगर हम बात करें तो इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। इसका उद्देश्य कई तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स लगाना। दोस्तों, GST को लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस, जिसने 1954 में इसको लागू किया था। भारत 161वां देश है जिसने GST को लागू किया है। भारत में GST लागू किया गया है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, और इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। लोकसभा में इसके लिए बिल पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति को मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर। GST परिषद का गठन अनुच्छेद 279A के तहत होता है। GST की जो नई दरें हैं वो 5% और 18% है। अभी 12% और दोस्तों एक और था बीच में 12% और। अगला क्वेश्चन है, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें सरकारों, उद्योगों और शिक्षाविदों ने मिलकर वैश्विक खाद्य प्रणाली की चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की है। यानी कि जो खाद्य यानी फूड से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं आने वाले समय में, उस पर चर्चा की गई है इस फ्यूचर फूड फोरम 2025 में। इसकी थीम क्या थी? लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण। इस फोरम में पौधा आधारित, कीट आधारित और लैब में तैयार प्रोटीन जैसे नए विकल्पों पर भी चर्चा की गई है। देखिए, सम्मेलन की बात हुई है तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मेलन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कनानास्किस, कनाडा में आयोजित हुआ है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी में हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी की है और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। तो ये सम्मेलन भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो SCO शिखर सम्मेलन है 2025 वाला, ये किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर आप जरूर बताएं।
और एक और आंसर बताइए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्टिफिशियल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो दोस्तों, भारत सरकार ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था ITU यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने इस केंद्र को AI फॉर गुड पहल के तहत चुना है। यह केंद्र अब ग्लोबल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए शोध, नीति निर्माण और प्रशिक्षण में योगदान देगा। इसका उद्देश्य है AI तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में करना। और इस प्रकार से दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि IIT मद्रास एशिया का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसे यह मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो दोस्तों, अहमदाबाद को 2025 में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है। यानी यहाँ पर जो पानी से संबंधित खेल हैं या जो पानी में आयोजित किए जाने वाले खेल हैं वो आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो ये सभी खेल शामिल किए गए हैं। और दोस्तों, जो एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा ये एशियाई तैराकी महासंघ के द्वारा किया जाएगा। भारत में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं भी डिस्कस करते हैं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत श्रीलंका में। क्रिकेट एशिया कप 2025 UAE में। और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 से अहमदाबाद में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। फीफा क्लब विश्व कप 2025 USA में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिली में। UEFA महिला यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में। AFC महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में। और AFC महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में UPI भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा कतर। यानी अब कतर में भी UPI की शुरुआत की गई है। तो इस पहल से विदेशों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, यह पहल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI और कतर की कंपनी QNB ग्रुप के सहयोग से शुरू की गई है। यानी अब कतर में भी आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि UPI स्वीकार करने वाले देश कौन हैं? भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और कतर। UPI की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI ने 2016 में शुरू किया था और इसके माध्यम से आप 24 घंटे पैसे भेज सकते हैं। NPCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। RBI और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर के इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य था डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़े को किस बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA मुंबई ने देश के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़े को हरी झंडी दिखाई है। यानी कि मतलब ट्रकों का एक समूह है जिसे बेड़ा बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, तो इनको अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है, यानी ये लॉन्च किए गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक पूरी तरह से बैटरी से चलते हैं और कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। इनका इस्तेमाल कंटेनर ढोने और पोर्ट के अंदर माल परिवहन में किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ की करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।
तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है विजेता 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आ गई है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके लिए भी बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत सरकार ने CDS जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार कब तक मंजूर किया है? तो 30 मई 2026 तक। दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा। अंत्योदय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। डॉक्टर SL भैरप्पा किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? कन्नड़। और भारत सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध कब तक लगाया है? 31 मार्च 2026। भारत ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पूरी आपूर्ति किस वर्ष तक पूरी करने की घोषणा की है? 2026। और ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है? नई दिल्ली। और भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकती है? ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइट। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में समिति और आयोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोठारी आयोग बना था कब? 1964 में। ये शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित था। मंडल आयोग 1979 में बना था। ये पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिशों पर आधारित था। नरसिम्हम समिति 1991 और 98 में बनी थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। वर्मा समिति 2013 में महिला सुरक्षा और आपराधिक कानून में संशोधन के लिए। केलकर समिति 2002 में कर सुधार और राजकोषीय नीति के लिए। मालेगांव समिति 2011 में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सुधार के लिए। और कस्तूरी रंगन समिति 2019 में बनी थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। तो कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है हरियाणा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हरियाणा बताया हुआ है। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर लास्ट 12th मंथ का करंट अफेयर्स आ गया है, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स का पैकेज, जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो ये आप पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। और ऐप पर जाकर के टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और यहीं पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।